हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप सब बढ़िया, मस्त, मज़े में। तब कल हम लोगों ने पूरा जो 4th चैप्टर है अर्धनारीश्वर, उसका एक्सप्लेनेशन देखा लोग, है ना। हालांकि हमको लग रहा है हम 75% ही खूब बढ़िया से आप लोगों को बता पाए। 25% उतना बेटर नहीं बताया, काहे कि थोड़ा सा मेरा माइंड अपसेट था, और होता ही है कभी कभी, है ना। सबका होता है, मेरा भी होता है ना। इसीलिए तो उसके लिए सॉरी, जो 25% हम खुद अपने तरफ से 100% संतुष्ट नहीं हो पाए इसके लिए। और हमको लग रहा है आप लोग भी 25% कम से कम संतुष्ट आप लोग भी नहीं हो पाए होंगे, है ना। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन आज जो है हम लोग अर्धनारीश्वर जो है इसका सारा का सारा सब्जेक्टिव और सारा का सारा ऑब्जेक्टिव एकदम बढ़िया से देखेंगे। इससे हम लोगों का ये प्रॉफिट होगा कि टेस्ट का टेस्ट हो जाएगा, और सेकेंड बात ये है कि हम लोगों का रिवाइज भी हो जाएगा, है ना। इसीलिए हम जब भी लेखक परिचय पढ़ाते हैं तो उसको पढ़ाने के बाद ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लेते हैं, है ना, और एक्सप्लेनेशन कराते हैं, ताकि सब्जेक्टिव जो है रटना न पड़े, है ना। चलिए, हम जैसे कि हर चीज़ हर जगह हम बताते हैं, और हर जगह हम ये बात बोलते हैं आप लोगों को कि जैसे ऑब्जेक्टिव है, इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है उतना में अगर टोटल जिसका सही हो जाएगा उसको मिलेगा कितना, 99 रुपीज़, है ना। 99 रुपीज़ देखते हैं आज कौन पाता है, अगर जिसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव सही होगा तो। और सब्जेक्टिव की बात ही छोड़ो, अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन अच्छा से देख लिए, लेखक परिचय अच्छा से देख लिए, तो वो तो रटना है ही नहीं, वो खुद समझ में आ जाएगा, हम अपने से बना के लिखेंगे। हालांकि हम सब्जेक्टिव भी बता ही देते हैं, इसमें दिखा ही देते हैं, आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड हो जाता है ना। और आज ये ख़त्म हो जाएगा तो आप लोगों को पता ही है 94 725 और 36 152 पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, जैसा भी हो। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड हो जाता है। ऐसे भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का लिंक दे दिए हुए हैं लोग, वहाँ से भी आप लोग ले सकते हो। ये सबको पता है कैसे आप लोगों को 99 मिलेगा, है ना। जैसे कि क्वेश्चन मान लो 20 है ना, 1 2 3 4 5, है ना। तो एक का जो होगा अपने कॉपी पे खूब बढ़िया से एक और नंबरिंग कर लो, और एक और जिसका जो आंसर होगा उसको लिखते चलो। और आप चाहो तो जब सारा हो जाए उसके बाद व्हाट्सएप आप लोग आराम से कर सकते हो, है ना। वहाँ पे क्या करना है, व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हो, और जिसका सबसे पहले का व्हाट्सएप आएगा अपना भेजा हुआ होगा उसको हम देखेंगे, और अगर पूरा सही होगा तो उसको मिलेगा, सेकेंड वाला को सही होगा तो उसको मिलेगा, थर्ड वाला को सही होगा तो उसको मिलेगा, है ना। तो सिर्फ एक ही प्राइज आज के लिए है 99 रुपीज़, जिसका पूरा सही होगा उसके लिए। अब ये ना कि बाद में भेजते चलो कि ये भाई हमरो सही हुआ तो क्या नहीं भेजा, लेकिन तुम पहले भेजोगे तो तुम्हें मिलेगा, है ना। चलिए, अब हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग खूब इत्मीनान से 30 मिनट के लिए बैठ जाए, ज़्यादा देर के लिए नहीं, है ना। एकदम बिंदास से खूब बढ़िया से बैठ जाए, दिल लगा के, दिल थाम के, सारे डिस्ट्रैक्शन को हटाते हुए, ताकि आप लोग जीत सके 99 रुपीज़, है ना। और इसके साथ साथ आप लोग टेस्ट भी दे सके, है ना। इसीलिए चलिए, पहले का क्वेश्चन हम लोगों का क्या है कि दिनकर का पूरा नाम क्या है। हम सब जानते हैं कि ये जो चैप्टर है अर्धनारीश्वर किसके द्वारा लिखा गया है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, है ना। जब उनके द्वारा लिखा गया है, थोड़ा सा उनके बारे में तो और बता दें। उनका जन्म बिहार के बेगूसराय ज़िले में ही हुआ था, एक छोटे से गांव में, है ना। और ऑब्जेक्टिव में मिल ही जाएगा, नहीं बताएंगे न तो कहीं एगो उसी से सही हो गया और जान पहचान ना हो तब तो दिक्कत हो जाएगा ना, है ना। चलिए, पहले का क्वेश्चन है दिनकर का पूरा नाम क्या है। जो दिनकर जी हैं उनका पूरा नाम क्या है, अभी जस्ट हम बता दिए हैं। बताइए क्या है उनका, रामवृक्ष सिंह या रामधारी सिंह या रामकरण सिंह या राजनाथ सिंह। सबसे पहले का सवाल, दिनकर का पूरा नाम क्या है। तो हम सबको पता है कि दिनकर जी का पूरा नाम जो है वो है रामधारी सिंह दिनकर, ये हमने बता दिया था, है ना। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन जो है ये कह रहा है आपको कि दिनकर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। कब और कहाँ, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छिपा हुआ है। एक तो है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, और दूसरा क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, है ना। लेकिन एक ही में है, कोई बात नहीं, डबल क्वेश्चन एक में। चलिए, इसका ऑप्शन आप लोगों को हो जाएगा। हम थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं, रीजन ये है कि ये थोड़ा मोटा हो गया, है ना। चलिए, दिनकर जी जो है उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, बताइए। 23 सितंबर 1908 को हुआ था। कब हुआ था, 23 सितंबर 1908 को सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था, या
23 सितंबर 1909 को सिमरिया पूर्णिया बिहार में हुआ था, या 22 सितंबर 1908 को सिमरिया देवरिया में हुआ था, है ना। या डी नंबर है कि 23 सितंबर 1910 को सिमरिया पूर्णिया बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म, आप लोगों के लिए ये सवाल है। ये दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव का सवाल है ना। एक तो हम बता ही दिए थे, दूसरा में भी थोड़ा सा बता दिए थे, लेकिन हमको ध्यान आया अरे ये तो ऑब्जेक्टिव है, उसमें बता देंगे तो ये भी फ्री में उन लोगों का मिल जाएगा, है ना। चलिए एक बात बताइए, कब हुआ था इनका। तो सबसे पहले पूर्णिया बिहार का तो कहीं जिक्र नहीं हुआ है ना। देवरिया जो है इसका भी जिक्र नहीं हुआ है ना, लेकिन सिमरिया के हुआ है ना। और बिहार में हिले हैं, पूर्णिया के जिक्र नहीं हुआ है, पूर्णिया के जिक्र नहीं हुआ है, तो ये दोनों का हुआ खल्लास हो गया। अब जो है 22 सितंबर 1908 को सिमरिया देवरिया में हुआ था या बेगूसराय, तो बेगूसराय तो हम बता ही दिए थे कि भाई बेगूसराय में हुआ था। 23 सितंबर 1908 को उनका जन्म हुआ था। जो सिमरिया एगो गांव का नाम है बेगूसराय, जो कि बिहार में पड़ता है, एक जिला है बेगूसराय, वहीं पे, है ना। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, तीसरा नंबर यहाँ क्वेश्चन है कि दिनकर जी का निधन कब और कहां हुआ था। इसमें भी दो सवाल हैं कि दिनकर जी का निधन कब हुआ था, और दूसरा इसमें सवाल है कि दिनकर जी का निधन कहां हुआ था। दो सवाल एक ही क्वेश्चन में है। तो एक बात बताइए, दिनकर जी का जन्म कहां हुआ था, निधन कब और कहां हुआ था। तो इनका निधन 24 अप्रैल 1974 को बेलौर में हुआ था, या 25 अप्रैल 1974 को कर्नाटक में हुआ था, या 26 अप्रैल 1974 को कोलकाता में हुआ था, या 27 अप्रैल 1974 को पटना में हुआ था। सबसे पहले ये बताइए, ये तीसरा नंबर सवाल है, कहाँ हुआ था, है ना। चलिए तो हम आप लोगों को बता दें, हमको पूरा विश्वास है आप लोग सही ही जवाब दिए होंगे। उनका जो निधन है ना वो कब हुआ था, 24 अप्रैल 1974 को हुआ था, बेल्लौर में हुआ था। बेल्लौर एक जगह है, वहीं पे इनका निधन हो गया था, है ना। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन जो है वो चौथा नंबर क्वेश्चन कौन सी है, क्या कह रहा है कि दिनकर जी की पहली कविता पुस्तक कौन सी है। हमने बताया था इसको बड़ा प्यार से कि जो दिनकर जी हैं उन्होंने कविता लिखना कब से, 21 ईयर के एज से ही शुरू कर दिया था, है ना। और उन्होंने जब बहुत सारे कविताएं लिख दिए तो उनको एक पुस्तक बनाया गया, और उसी पुस्तक में सारे के सारे कविताएं डाल दी गई, है ना। और उसको एक बुक तैयार किया गया। उस पुस्तक का नाम क्या है उसका नाम, रश्मि रथी है, या उर्वशी है, या प्रणभंग है, या कुरुक्षेत्र है क्या है। तो हम बार बार कितना बार ये बात कल भी बताए हैं, है ना। कल ही बताए हैं कि प्रणभंग उनका पहल का किताब है जिसमें सारे कविताओं को एक करके उस बुक में छाप दिया गया था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। 5 नंबर में क्या कह रहा है कि दिनकर जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको किस रचना पर मिला था, आप लोगों को याद है ना। किस दूगों पर मिला था, लेकिन इसमें एक ही दिया है, तो उसमें कौन सी था, कुरुक्षेत्र पे मिला था, या उर्वशी पे मिला था, या रश्मि रथी पर मिला था, या हुंकार पर मिला था। दिनकर जी जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस रचना पर मिला था, है ना। किस रचना पर मिला था बताइए, आप लोगों को बताना है किस पे, कुरुक्षेत्र पे मिला था, या उर्वशी पे मिला था, या रश्मि रथी पर मिला था, या हुंकार पर मिला था। किस पे मिला था है? आप लोग इतना देर में तो बता ही दिए होंगे, हम भी बता दें आप लोगों को। देखिए उनका जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना किस रचना, तो उर्वशी रचना पर ही दिया गया था। उर्वशी रचना जब इन्होंने लिखे थे तब इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, मिला था। उर्वशी रचना इतना पसंद आया लोगों को, है ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रांति का कवि, देखिए क्रांति का कवि या ओज और पौरुष का कवि किसे माना जाता है। दो इसमें भी क्वेश्चन है, एक तो है क्रांति के कवि और दूसरा का पौरुष के कवि किसको माना जाता है, किसको माना जाता है आप लोग बताइए। प्रसाद जी को माना जाता है, पंत जी को माना जाता है, तुलसीदास जी को माना जाता है, या दिनकर जी को माना जाता है ना। किसको माना जाता है, यहाँ पे तो आप लोग ये बता सकते हो कि हाँ ठीक है दिनकर जी को माना जाता है, ये सही है, हम भी मानते हैं, लेकिन किस बेस पे आप लोग बता रहे हो कि दिनकर जी को माना जाता है।
अगर ये बेस पे बता रहे होंगे कि दिनकर जी का ये जो चैप्टर है लिखा हुआ है ना, अर्धनारीश्वर, इस बेस पर बता रहे हो तो आप लोग गलत हो। क्योंकि जब सारा का सारा क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन शीट मिलेगा आप लोगों को, तो उसमें तो ये नहीं छांट के दिया होगा कि फलानवा चैप्टर से इतना ऑब्जेक्टिव, चिलानवा से इतना ऑब्जेक्टिव, नहीं ना। तो इस बेस पे अगर जो याद किया होगा और जो सही लगाया होगा वो है बेवकूफ़। इसको क्रांति का कवि और पौरुष का कवि याद रखना है। ये जो कवि है क्रांति का कवि और पौरुष का कवि है, वो कौन है? तो दिनकर जी हैं। इस बेस पे याद रखना है ताकि वहां पे भी सही लगा लिया जाए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धनारीश्वर पाठ के रचनाकार कौन है, यानी कि लेखक जो है कौन है? तो ये तो सबको पता होना चाहिए, है ना। कौन है? दिनकर ही है या जयप्रकाश नारायण है या चंद्रधर शर्मा है या उदय प्रकाश है। अर्धनारीश्वर को किसने लिखा था? जयप्रकाश नारायण ने लिखा था या दिनकर जी ने लिखा था, ये कौन लिखा था? जल्दी बताइए आप लोग इसको। किसने लिखा था? ये बात बताओ। अर्धनारीश्वर पाठ जो है इसका लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण है। तो कौन लिखा होगा यार? जयप्रकाश नारायण ने लिखे होंगे। इसका रचनाकार और लेखक वही होता है, बातें खत्म। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्या? एक मिनट देखिए, अर्धनारीश्वर जो है किसने लिखा था? रचनाकार कौन है अर्धनारीश्वर का? तो दिनकर है ना, है। चलिए अगला क्वेश्चन है दिनकर जी। दिनकर किस विश्वविद्यालय के कुलपति हुए थे? दिनकर जी जो हैं किस विश्वविद्यालय के कुलपति हुए थे? बिहार के, भागलपुर के, पटना के या रांची के? जो दिनकर जी हैं वो किस विद्यालय के कुलपति हुए थे? हुए थे बताइए जल्दी। देखिए यहां पे जो क्वेश्चन था जयप्रकाश नारायण हम लोग मिस्टेक से डाल दिए थे, लेकिन अर्धनारीश्वर जो है इसका लेखक कौन है? तो दिनकर जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर। तो अर्धनारीश्वर के रचनाकार वही ना हुए, दिनकर जी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 8 नंबर, दिनकर किस विश्वविद्यालय के कुलपति हुए थे? ये भी सब कुछ बना लिया होगा कि भागलपुर के जो कुलपति थे वही थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिनकर जी ने किस विषय में स्नातक की परीक्षा पास की? जो दिनकर जी हैं उन्होंने किस सब्जेक्ट में बीए किए थे, ग्रेजुएशन किए थे? बताइए, हिंदी में किए थे, इतिहास में किए थे, भूगोल में किए थे या संस्कृत में किए थे? तो हमने कल ही ना बताया था कि भाई साहब ने इतिहास में स्नातक किए थे, ग्रेजुएशन किए थे, है ना, बीए किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर की सर्वश्रेष्ठ काव्य रचना कौन सी मानी जाती है? दिनकर की सबसे सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे बढ़िया जो काव्य रचना है वो कौन सी है? सबसे बढ़िया काव्य रचना दिनकर की कौन सी मानी जाती है? रेणुका मानी जाती है, हुंकार माना जाता है या कुरुक्षेत्र माना जाता है या रसवंती माना जाता है? कौन सी माना जाता है? तो देखिए दिनकर जी जो है उनका सबसे बढ़िया सर्वश्रेष्ठ जो काव्य रचना है वो कुरुक्षेत्र को माना जाता है। किसको? कुरुक्षेत्र को। भले इस पे इनको क्या बोला जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था, वो अलग बात है ना। किधर गया ज्ञानपीठ पुरस्कार? इनको जो है उर्वशी पे मिला था, वो अलग बात है। लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है वो कौन सी इनकी सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है रचना कौन सी है इनका? तो कुरुक्षेत्र है ना। ये दोनों याद रखना है, काहे कि दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन था इसलिए हमने बताया। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिनकर किस युग के कवि माने जाते हैं? किस युग के कवि माने जाते हैं दिनकर? अब परसों के बात याद करो, वहां पे भी ये क्वेश्चन आया था, है ना। थोड़ा सा डिफरेंस था दोनों में। ये बताइए, छायावाद के कवि माने जाते हैं या छायावादोत्तर के कवि माने जाते हैं या द्विवेदी युग के माने जाते हैं या भारतेंदु युग के माने जाते हैं? ये भी हम लोगों को लेखक परिचय में जो टेस्ट हम लोगों ने दिया था उसमें ये क्वेश्चन था। तो देखिए, जो छायावाद है और छायावादोत्तर है दोनों एक ही तरीका के फील हो रहा है देखने को।
अब लड़का तेजी में कोनो माल देगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है छायावाद नहीं, किसका? छायावाद उत्तर इसी युग के कवि जो है दिनकर जी को माना जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कितना? 12 नंबर क्वेश्चन, और 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नारी का जीवन मरण किस पर टिका हुआ है? किस पे टिका हुआ है? ये चीज हम लोगों ने जब कल ही पढ़ रहा था तो ये चीज फील हो रहा था कि जब कृषि उद्योग आया उसके बाद दो गुट में इंसान बट गया, स्त्री का अलग पुरुष का अलग, और स्त्री को प्रताड़ित करते 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 उसको किस पे निर्भर कर दिया गया था? बताइए किस पे किया गया था? वो खुद पे निर्भर है या ईश्वर पर है या समाज पर है या पुरुष पर है ना। ये समाज ही मिलकर इस नारी को ऐसा बलगराया, ऐसा खंडक में ढकेलने की कोशिश किया और धीरे धीरे ढकेल ही दिया कि वो स्त्री, वो नारी जो है अपने पति यानी कि पुरुषों पर निर्भर रहने लगी, है ना। तो 12 के हो जाएगा क्या? डी। चलिए अगला क्वेश्चन है कितना? 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुरुष यदि वृक्ष है तो नारी क्या है? जो समाज हम लोगों का है ये तो नारी को एक इंटरटेनमेंट के तौर पर देखता है ना। तो अगर पुरुष जो है वृक्ष है यानी कि एगो गाछ है पूरा, तो जो नारी है वो भाई वह क्या है? वो फूल है, फल है ना, फल है, फूल है, लता है या डाली है ना। तो इस समाज ने एक औरतों को पुरुष का लता माना है ना, कि क्या माना है? पुरुष का एक लता माना है ना, कि अगर लता नहीं होगा तो कोनो दिखते नहीं है, फिर दूसरा लता कहीं ना कहीं से उपज जाएगा, समझ रहे हो ना। चलिए अगला नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रेमचंद्र के अनुसार पुरुष में नारी का गुण आने पर वह क्या बन जाता है? जब कोई भी पुरुष के अंदर नारी का गुण आता है तो वह क्या बन जाता है? किसके अनुसार? तो प्रेमचंद्र का अनुसार, है ना। क्या बन जाता है? दानव बन जाता है, देवता बन जाता है, पशु बन जाता है या पक्षी बन जाता है? इसी बात पे ना दिनकर जी बड़ा सुनाए हैं बढ़िया बढ़िया से प्रेमचंद्र को भी कि इन्हीं लोगों की वजह से एक तो समाज अलग है ही, लेकिन ऐसे ऐसे जो हैं हमारे कवि भी हुए जो कि नारी को एक इंटरटेनमेंट के तौर पर लेने लगे, है ना। तो क्या प्रेमचंद्र के अनुसार पुरुष जो है नारी का गुण आने पर वह क्या बन जाता है? तो वो देवता बन जाता है। लेकिन जब स्त्री में देखो, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जब, यही प्रेमचंद्र जी कह रहे हैं कि जब कोई किसी स्त्री में पुरुष का गुण आ जाए तो वो क्या बन जाती है? तो वह राक्षसी बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? राक्षसी बन जाती हैं। यही कह रहे हैं। इन्हीं लोगों को खूब बढ़िया से दबा दबा के सुनाए, हम मजा कर करके सुनाए कि एक समाज तो घटिया है ही, ऊपर से ऐसा ऐसा कवि हो जा रहा है कि और भी खंडर में ढकेलने की काम कर रहे हैं। किसको? तो औरतों को, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नारी की पराधीनता कब शुरू हुई, यानी कि नारी कब से दबना शुरू हुई, नारी को कब से दबाया जाने लगा, है ना। कब से? कृषि के आविष्कार से, उद्योग के आविष्कार से, रेल के आविष्कार से या नगर के निर्माण से? तो हम लोगों ने पढ़ा था कृषि उद्योग से पहले जो नारियां हुआ करती थी वो नारियां कैसी थी? वो नारियां कैसी थी? एक पुरुष के सम्मान थी, मिलजुल कर जंगल में रहना, मिलजुल कर, एक आदिवासी की जिंदगी उस टाइम तक था, तो मिलजुल कर शिकार करना, किसी जानवर से लड़ना, है ना, साथ रहना, हर चीज में बराबरी का हकदार थी। लेकिन जब कृषि उद्योग आया तो स्त्रियों को यहीं से दबाने लगा लोग और पराधीन हो गई, है ना। चलिए एक बात बताइए आप लोगों को ईमानदारी से 15 में 15 किसका सही हुआ है? कमेंट में फास्ट। अगर जिनका 15 में 15 सही हुआ होगा उनको मेरे तरफ से ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनको 15 से 14 सही हुआ होगा उनको भी ठीक है। जिनको 15 में 13 सही हुआ है थोड़ा से मेहनत करें, और 15 में अगर 12, 11, 10 सही हुआ होगा, वो दिमाग दोनों जगह नहीं दिए होंगे, ना ही लेखक परिचय पर और ना ही हम लोग पाठ पढ़े वहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ अगर जिनको 12, 11, 10 आया होगा, है ना, उनको तो थोड़ा दिक्कत है, और 14, 15 आया होगा तो वो बहुत बढ़िया है। और जो देखते हैं आज के प्राइज कौन जीतता है ना। और हम बार बार बोलते हैं कि आप लोग अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना, है ना। और मान जाओ कि होली आने वाला है तो अब तो हम लोग इस दिन क्या 13, 14, है ना, क्या बोला जाता है, 13 और 14 जो है
और एक दिन और हम लोग 15 को छुट्टी रखेंगे, यानी कि हम लोगों का इंग्लिश का क्लास इस वीक जो है ना नहीं होगी, है ना। और फिर अगला मंडे से हम लोग हिंदी पे आएंगे। और फिर काहे की छुट्टी है तो छुट्टी 2 दिन का नहीं बल्कि 3 दिन का दिया जाएगा। थोड़ा सा होली है, उसके बाद सैटरडे संडे पड़ जा रहा है तो 4 दिन छुट्टी हो जा रहा है ना। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं ना, तो इसलिए हमने सोचा बता दिया। यहाँ तक किसका किसका सही है, सबसे बढ़िया है, जिनका पूरा सही है उनको तो मेरे तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हम यही कहेंगे ऐसे ही मेहनत करते रहें ताकि कल के भरोसे ना बैठे और आप भी बढ़िया नंबर लाए, है ना। काहे कि सब कोई किस फैमिली से, या तो गरीब फैमिली से कुछ बच्चे हैं या तो मिडिल क्लास से। और मिडिल क्लास से जो लोग हैं वो एक होता है ना आगे का ना पीछे के, वो सब कुछ पाना चाहता है लेकिन कुछ भी नहीं होता है ना। तो अपने मेहनत के बल पे वो सारी चीज हासिल करना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्या कह रहा है कि पत्नी पति को किस दृष्टि से देखती है। जो पत्नी है वो पति को किस दृष्टि से, कौन सी नजर से देखती है ना। बकरी कसाई को देखती है उस नजर से, या छात्र शिक्षक को देखती है उस नजर, छात्रा शिक्षक को देखती है उस नजर से, या मजदूर मालिक को देखता है उस नजर से देखती है, या जिस दृष्टि से लता वृक्ष को देखता है इस दृष्टि से। ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया गया है, लेकिन जो ध्यान से देखा होगा इसका आंसर हम लोगों को ऊपर वाला क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन पहले ही मिल गया है ना। तो याद रखना कि जिस दृष्टि से लता वृक्ष को देखती है उसी दृष्टि से पत्नी जो है अपने पति को देखती है। ये हम लोग कल एक्सप्लेनेशन कर रहे थे तो वहां पे भी मिला था, है ना, ध्यान है ना। चलिए तो हम लोगों का हुआ 16 गो ऑब्जेक्टिव। 17वां नंबर ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है कि नर यदि नदी का प्रवाह है तो नारी क्या है। नर जो है यानी कि मर्दाना जो है नदी का प्रवाह है ना। तो जो नारी है ई का है, तो ये क्या है, भंवर है या लहर है या तूफान है या मछली है। देखिए जब नदी का बात हो गया तो ये मछली आएगा नहीं, तूफान आएगा नहीं, भंवर और लहर 2 गो बच गया है ना। भंवर वही होता है तेज पानी आके घुमरियाने लगता है वो। तो जो इस किताब में बात किया गया है वो क्या है, लहर है। यानी कि नर अगर नदी का प्रवाह है तो नारी जो है उसकी लहर है ना। चलिए देखिए ये कितना दबाया गया है औरतों को, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। इसमें कह रहा है अर्धनारीश्वर किसे कहा जाता है। अर्धनारीश्वर जो है किसे कहा जाता है, शंकर जी को कहा जाता है, या इंद्र को कहा जाता है, या विष्णु को कहा जाता है, या ब्रह्मा को कहा जाता है। तो ये बात हम लोगों को पता है कि एक शंकर जी ही हैं जिनको आधा शरीर जो है पुरुष का है त्रिशूल लिए हुए, तो आधा शरीर जो है स्त्री का है फूल लिए हुए, है ना। तो शंकर जी को ही अर्धनारीश्वर जो है कहा जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये बताइए आप लोग। सभ्यता का पहला सोपान किसे कहा गया है। सभ्यता का पहला सोपान किसे कहा गया है, कृषि का विकास को, उद्योग के विकास को, नगर के विकास को, शिक्षा के विकास को। तो शायद ये क्वेश्चन हमको लग रहा है हम लोग पहले भी देख चुके हैं, है ना। सभ्यता का पहला सोपान जो है किसे कहा गया है, तो हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले आदिमानव ने कृषि करना शुरू किया, खेती करना शुरू किया, उसके बाद है ना उद्योग और नगर और शिक्षा वगैरह आया। तो कृषि का सबसे पहले का जो सीढ़ी माना जाता है सभ्यता को, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। इसमें क्या कह रहा है कि अर्धनारीश्वर में किसका समन्वय होता है। अर्धनारीश्वर जो है इसमें किसका समन्वय होता है, किसका होता है, पुरुष का होता है, नारी का होता है, दोनों का होता है, या किसी का भी नहीं होता है। तो अर्धनारीश्वर में जो है एक बात बताइए, अर्धनारीश्वर सबसे पहले शंकर जी की दृष्टि को देखते हुए भाई साहब ने लिखे हैं। अब इन्होंने लिखा है तो किस चीज को देखते हुए लिखा है, शंकर जी को। शंकर जी आधा पुरुष आधा जो है स्त्री हैं, तो पुरुष भी है स्त्री भी है, और यहाँ दोनों भी ऑप्शन दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों, यानी कि सी हो जाएगा। अर्धनारीश्वर में किसका समन्वय होता है, तो दोनों का होता है, स्त्री का भी होता है और पुरुष का भी होता है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग किस धर्म से जुड़ा है।
निवृत्ति मार्ग और परवृत्ति मार्ग किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से जुड़ा है, बौद्ध धर्म से जुड़ा है, सनातन धर्म से जुड़ा है या ईसाई धर्म से जुड़ा है? तो सनातन और ईसाई धर्म को एक तरीका से देखा जाए तो इसमें बात ही नहीं किया गया है। हालांकि सनातन धर्म में भगवान जो है उनका बात किया गया है ना, लेखक जी इनका बात कर रहे हैं, है ना, लेकिन जैन धर्म का भी बात इसमें नहीं हुआ है। किसका? बौद्ध धर्म के बात हुआ है। बौद्ध धर्म में ही शुरू में आज़ादी दी जाती है, भिक्षा मांगने की, औरत भी मांग सकती हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि भाई साहब कहते हैं क्या कि हमारे जो धर्म था वो तो 5000 वर्ष चलने वाला था, लेकिन औरतों को मैंने भिक्षा मांगने की आज़ादी दे दी, उन्हें भी सन्यासी होने की आज़ादी दे दी, तो अब सिर्फ 500 वर्ष ही चल पाएगा, है ना। इसीलिए बौद्ध धर्म। सनातन धर्म के बात कहा गया है ये बात नहीं है, लेकिन किस विधि पे कहा गया है ये बात के लिए हमने कहा सनातन, ईसाई और जैन तीनों का धर्म का बात नहीं किया गया, है ना। ये बात समझना पड़ेगा, ये ना कहना कि भाई सनातन के पूरा बात कहा गया है, ये इंसानियत की बात कही गई है ना। चलिए 22 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है पति यदि विचार है तो पत्नी क्या है? जो हमारा समाज है, इस समाज की दृष्टि से अगर जो पति है, जो पुरुष है वो विचार है, तो उसकी जो स्त्री है, उसकी पत्नी है, वो क्या है? आदर्श है, संस्कार है, भावना है या अनुभव है? कौन सी है? पति यदि विचार है तो पत्नी क्या है? तो हम सबको पता है कि भावनाएं हैं। क्या भावनाएं हैं, है ना। भावना के तहत उसका इस्तेमाल किया जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। इसमें क्या कह रहा है कि अर्धनारीश्वर में किसका कल्पित रूप है? किसका कल्पित रूप है यानी कि किस भगवान, किनके वजह से, कौन सी देवी देवता को प्रहार करते हुए उनको आगे फेस करते हुए ये चैप्टर लिखा गया है? किनको? शंकर और पार्वती को, या विष्णु और लक्ष्मी को, सीता और राम को, सरस्वती और लक्ष्मी को? सबसे पहले ये बताओ ना, तो विष्णु लक्ष्मी की बात हुआ है ना, राम सीता का बात हुआ है इस चैप्टर में, और ना ही सरस्वती लक्ष्मी की बात हुआ है। किसकी बात हुआ है? तो शंकर और पार्वती जी जो है उन्हीं के बात इस चैप्टर अर्धनारीश्वर में किया गया है ना। तो अर्धनारीश्वर में शंकर और पार्वती का क्या बोला जाता है? कल्पित रूप को दिखाया गया है, उन्हीं के रूप को बताया गया है। ये बताया गया है कि औरत हो या जेंट्स हो एक समान है, एक ही है ना। भले कृषि उद्योग के बाद वो अलग अलग डिवाइड हो गया, मर्द कमाएगा तो मेहरारू घर में रहेगी, है ना। इसी वजह से चलते चलते क्या हो गया, एक समय ऐसा आया कि पुरुषों का एक मनोरंजन की चीज हो गई औरत है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष यदि दिन की तेज धूप है। देखो अगर जो पुरुष है, जो मर्दाना है, वो जो है दिन की तेज धूप है। किस चीज की? दिन की तेज धूप है। तो नारी क्या है? तो नारी क्या है? यदि पुरुष जो है, मर्दाना जो है, दिन की तेज धूप है, तो जो औरत है वो क्या है? शीतल जल है, या नदी की धाराएं है, या वृक्ष की छाया है, या शीतल चांदनी है। तो इसमें क्या बताया गया है कि पुरुष यदि दिन की तेज धूप है तो नारी जो है वो क्या है? शीतल चांदनी है ना। तो यानी कि 24 का हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध और महावीर नारियों को कौन सा अधिकार दिया? जो बुद्ध साहब थे वो और जो महावीर जी थे वो लोग नारियों की कौन सी, ये दोनों ने मिलकर नारियों की कौन सी अधिकार दिया था? प्रचारक बनने का, भिक्षुणी बनने का, पढ़ाई करने का, या घर बनाकर रहने का? तब बुद्ध साहब ही न कहे थे कि आप लोग भी भिक्षुणी बन सकते हैं, आप लोग भी सन्यासी हो सकते हैं, लेकिन बाद में पलट गए, है ना। बाद में पलट गए कि जो हमारा धर्म 5000 वर्षों तक चलने वाला था, स्त्रियों को हमने, नारियों को हमने भिक्षुणी बना दी, सन्यासी बनाने की बात कर दी है। अब हमारा धर्म जो है सिर्फ 5 वर्ष ही चलेगा। तब भिक्षुणी बनने की बात कहा गया था, है ना। बुद्ध और महावीर नारियों की भिक्षुणी बनने का अधिकार दे दिया था, लेकिन बाद में इससे भी मुकर गया, है ना। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आनंद कौन था? आनंद कौन था? बुद्ध का शिष्य था, महावीर का शिष्य था, विश्वामित्र का शिष्य था, या वशिष्ठ का शिष्य था? आनंद कौन था?
तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा वहाँ पे गहराई पे पढ़ने पे, जहाँ बुध वगैरह की बात हो रहा है वहाँ पे पढ़ने के बाद गहराई से वहाँ पे आपको मिलेगा कि आनंद जो था ना वो बुध का शिष्य था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नारी और नर को क्या माना गया है। जो नारी है, जो औरत है उनको, और जो मर्द है, मर्दाना है, उनको कौन चीज माना गया है। एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं, एक ही समाज की दो धाराएं, एक ही सिद्धांत के दो शाखाएं, या एक ही धर्म के दो मार्ग। क्या चीज माना गया है, तो इनको माना गया है एक ही द्रव्य की ढली हुई दो प्रतिमाएं, है ना। एक ही द्रव्य की ढली हुई, आखिर में जो भी औरत है या जिन्स है सब कोई मिट्टी से बना है, एक ही द्रव्य से बना है ना। हमारे जो क्या बोला जाता है, कहा जाता है ना, आई डोंट नो अबाउट समथिंग, है ना। माने जो भी धार्मिक चीज है, जो भी धार्मिक लोग हैं वो क्या कहते हैं कि एक ही चीज का हम लोग बने हैं, चाहे औरत है चाहे मर्द है ना, कि हम लोग मिट्टी के बने हुए हैं, एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, है ना। वही चीज है कि एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, औरत भी और जिन्स भी। वो अलग बात है, समाज के सोसाइटी जो है हम लोगों को अलग अलग कर दिया है ना, और औरतों को कहीं और बैठा दिया और पुरुषों को कहीं और बैठा दिया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, दिनकर को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कौन सी रचना पर मिला था, किस पे मिला था, तो उर्वशी पे मिला था ना, अर्धनारीश्वर पर मिला था ना, संस्कृति के 4 अध्याय पर मिला था। यस, संस्कृति के 4 अध्याय पर ही इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कितना, 29 नंबर, है ना। भारत चीन युद्ध के क्रम में दिनकर ने कौन सी रचना की, है ना, कौन सी किया था। जब भारत और चीन, जब हमारे देश और चीन की युद्ध हो रहा था, उसी युद्ध के क्रम में, उसी युद्ध के समय में उन्होंने कौन सी रचना लिखा था। हुंकार लिखा था, रेणुका लिखा था, कुरुक्षेत्र लिखा था, परशुराम की प्रतीक्षा लिखा था। देखिए हम लोगों को ऐसे अगर दिमाग लगाया जाए तो ये फील होगा कि कुरुक्षेत्र यानी कि लड़ाई हो रही थी तो कुरुक्षेत्र ही लिखे होंगे। ना ना ना, उस समय इन्होंने लिखा था परशुराम की प्रतीक्षा। क्या भारत चीन के जब युद्ध हो रहा था उसी क्रम में परशुराम की प्रतीक्षा जो है इन्होंने लिखा था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर। इस 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किनके बीच संधिवर्ता होने से महाभारत रुक सकता था, है ना। दिनकर जी क्या कह रहा है कि किनके बीच संधिवर्ता होने से महाभारत रुक सकता था। कर्ण और अर्जुन के, कुंती और गांधारी के, कृष्ण और गांधारी के, अर्जुन और दुर्योधन के। तो वही चीज हुआ, ये उसमें चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे तो बताए थे कि कुंती और गांधारी अगर अपना में क्या कर ली होती, संधिवर्ता कर ली होती तो शायद महाभारत नहीं हो पाता, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रेमचंद्र के अनुसार नारी में, देखो नारी में पुरुष का गुण आने पर वह क्या बन जाती है। हमने पहले ही एक्सप्लेन किया था कि जब पुरुष के अंदर नारी का गुण आ जाएगा तो वो तो देवता बन जाएगा, है ना। लेकिन नारी के अंदर जब पुरुष का गुण आ जाएगा तो प्रेमचंद्र के अनुसार वो क्या बन जाएगी, तो राक्षसी बन जाएगी, है ना। चलिए तो 31 और हैं नहीं, तो टोटल हम लोगों का ऑब्जेक्टिव कितना था, 31। अगर 31 में 31 आया होगा, पूरा का पूरा आया होगा, वो फास्ट ऐसे स्क्रीनशॉट ले मेरे व्हाट्सएप पर चोएं तबर करे। और सब्जेक्टिव यहाँ से शुरू होगा, सब्जेक्टिव जैसे ही हम ख़त्म करेंगे देखेंगे किसका मैसेज आया है, सबसे पहले उसको हम देखेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट प्राइज वाला होगा उसको मिलेगा 99 रुपीज़, है ना। सारे नियम कानून तो आप लोगों को पता है, सारे नियम कानून जब पता है तो फिर एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो हम लोगों ने खूब बढ़िया से ऑब्जेक्टिव भी देख लिया, प्राइज भी रख लिया, हम लोगों ने रिवीजन भी कर लिया, टेस्ट भी लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं ना। और अब बात आती है हम लोगों को सब्जेक्टिव पर, है ना। ऑब्जेक्टिव हुआ द एंड। चलिए सब्जेक्टिव भी देख लिया जाए, है ना, ताकि सब्जेक्टिव हम बार बार बताते हैं कि एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद, एक्सप्लेनेशन जानने के बाद हम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है कि टीचर जैसा बनाया हो वैसे ही
हम लोगों को भी बनाना है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ होता है क्या कि अपने शब्दों में उत्तर दो, तो वही कहानी का है टीचर बताता है कि कहानी कहीं से भी दिमाग में आए उस क्वेश्चन के बेस पर तो हम लोग उसको टक देंगे, है ना। चलिए अब सब्जेक्टिव हम लोग देख ही लेते हैं ताकि इससे भी हम लोगों को फ्री मिल जाए, यानी कि आज हम लोगों के चैप्टर द एंड ही हो जाए, है ना। चलिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी, आज इसकी क्या प्रासंगिकता है। देखिए यहाँ पे अर्धनारीश्वर जो है गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट देखो अर्धनारीश्वर कैसा है ना। तो जो अर्धनारीश्वर है उसकी कल्पना क्यों की गई होगी, आज इसकी क्या प्रासंगिकता है, आज इसकी क्या जरूरत है कि अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई होंगी, है ना। आखिर में ये भाई साहब ने क्यों अर्धनारीश्वर चैप्टर लिखा है। तो देखो हम लोग सामाजिक प्राणी हैं और समाज में सबको एकजुट रहने की आज़ादी है और एकजुट चलने पर हम लोग किसी भी बड़े से बड़े काम को आसान कर सकते हैं, इसीलिए, है ना। तो उत्तर जैसे हमने बनाया आप लोग भी अपने हिसाब से बना सकते हो कि सामाजिक जीवन के विकास के लिए स्त्री और पुरुष, है ना, जो सामाजिक जीवन है इसकी विकास में जितना योगदान स्त्री की होगी उतने योगदान पुरुष की होगी, तो इससे और समाज आगे बढ़ेगा, है ना। वहीं सामाजिक जीवन के विकास के लिए स्त्री और पुरुष के समन्वय की आवश्यकता होती है, यानी दोनों की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। नर और नारी दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण है ना। एक समाज को बढ़िया बनाने के लिए नर की भी जरूरत है और नारी को भी जरूरत है। यही कह रहा है नारी के गुण जो नारी है इसकी जो गुण है नर में तथा नारी में नर का गुण होना चाहिए, यानी कि समाज को एकजुट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जो नर है, जो मर्द है उसमें स्त्री का गुण होना चाहिए, जो स्त्री है उसमें जो है मर्द का गुण होना चाहिए, है ना। वर्तमान नारी शक्तिकरण के दौर में तो यह और भी प्रासंगिक हो गया है। जीवन के हर क्षेत्र में नर और नारी को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, है कि नहीं। यही चीज के लिए, इसी बात को कहने के लिए और इसी बात पे चलने के लिए अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है ना। चलिए आप लोग अपने से भी आंसर बना सकते हो, लेकिन ये भी बहुत प्यारा आंसर है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। चलिए दूसरा का क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है कि कुंती और गांधारी की संधिवर्ता से महाभारत क्यों रुक सकता था। आखिर में कुंती और गांधारी जो थी वो लोग अपने में संधि कर लेती, लोग संधिवर्ता कर लेती लोग, तो इससे महाभारत क्यों रुक सकता था, है ना। तो हम लोगों को ये पता है कि दोनों औरत ज्यादा से ज्यादा झोटा झोटी करेगी, उससे ज्यादा तो नहीं, लेकिन मर्द में लड़ाई हुआ तो कम से कम भल्ला वगैरह तो चलबे करेगा। इसीलिए अब देखो क्या है, कुंती है ना, यहाँ पे होगा कुंती और गांधारी स्त्री होने के नाते कोमल स्वभाव की थी, है ना। युद्ध में होने वाले रक्तपात के परिणाम से यह परिचित थी, है ना। युद्ध में सिर्फ सैनिक ही नहीं मरते, उनसे संबंधित नारियों का जीवन भी बर्बाद हो जाता है कि नहीं। कुंती जो थी और गांधारी जो थी, इन लोग जो हैं ये चीज से अवगत थे, इनको पता था कि जब युद्ध होता है, जब लड़ाई होती है तो वहां पे सिर्फ एक मर्द ही नहीं मरता है, अगर वो मर्द मर गया तो उसका स्त्री का भी क्या होगा, वो भी खत्म हो जाती है ना। उससे संबंधित नारियों के जीवन भी बर्बाद हो जाता है। नारियां दया ममता की प्रतिमूर्ति होती हैं, वे प्रायः युद्ध से परहेज करने का प्रयास करती हैं, इसी कारण महाभारत उनकी संधिवर्ता से रुक सकता था, है कि नहीं। क्या बढ़िया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, उसे हम लोग देख ले। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग जो है ये क्या है। देखो दोनों ही बुद्ध है ना, दोनों ही बौद्ध धर्म को कह रहा है, बुद्ध कह रहा है, ये दोनों ही बौद्ध धर्म के मार्ग हैं। प्रवृत्ति मार्गियों ने भोग विलास के जीवन का आधार बनाया, नारियों को गले लगाया, जीवन का आनंद प्राप्त किया। देखिए ये क्या है, प्रवृत्ति जो है, प्रवृत्ति मार्ग, ये मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों जो है बौद्ध धर्म का ही मार्ग है, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग वाले लोग औरतों को जो है क्या बनाया,
अपने भोग बनाए, यानी कि भोग के समान, अपने आनंद के समान बनाया और अपने जीवन को बढ़िया तरीका से निभाया, जिया ना। नारियों को गले लगाया, जीवन को आनंद से एकदम मस्ती से जिया, अपना भोग का सामान समझा। प्रवृत्ति मार्ग वाले लोग है ना, बौद्ध धर्म वाले, नारियां उनके लिए आनंद की खान थी, किंतु निवृत्ति मार्ग तो नारियों की छाया से भी भागते थे। लेकिन निवृत्ति मार्ग वाले लोग जो हैं वो नारी के पास जाना नहीं चाहते थे, उनकी छाया से भी भागते थे। और जो भी निवृत्ति मार्ग में बाद में चल के ढलता था तो वो अपनी स्त्री को छोड़ देता था जैसे है वैसे ही, और वो भी भाग जाता था। लेकिन प्रवृत्ति मार्ग वाले लोग सारा चीज स्त्री को समझते थे और अपना जीवन एकदम मस्ती में जीते थे, है ना। चलिए, लेकिन दोनों का दोनों कौन, बौद्ध धर्म का होता है, निवृत्ति और प्रवृत्ति वाला, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, इसमें कह रहा है नारी की पराधीनता कब शुरू हुई। नारी की पराधीनता कब शुरू हुई, नारी को कब से दबाया जाने लगा, नारी के ऊपर अत्याचार कब से किया जाने लगा, है ना। तो हम सबको पता है ना, कृषि उद्योग जब हुआ तब से। चलिए उत्तर यही होगा कि कृषि के आविष्कार, देखिए कृषि के आविष्कार के साथ ही नारी की पराधीनता शुरू हुई। नारी का क्षेत्र घर के अंदर हो गया और पुरुष का बाहर रहने लगा। इस प्रकार नारी घरों में कैद हो गई, यहीं से उनकी पराधीनता जो है शुरू हो गई, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्या कह रहा है कि स्त्री को अहिरिन, नागिन और जादूगरनी, देखिए अहिरिन, नागिन और जादूगरनी कहना कहां तक उचित है। क्या किसी भी स्त्री को अहिरिन, नागिन, जादूगरनी ये सब कह सकते हो, ठीक है कह सकते हो, लेकिन कहां तक उचित है ये बताओ। तो इसका उत्तर देखो, पुराने समय में कुछ धर्म साधकों के द्वारा नारी को अहिरिन, नागिन और जादूगरनी कहा गया है ना। पुराने समय में कुछ धर्म के साधकों के द्वारा नारी को अहिरिन, नागिन और जादूगरनी कहा गया है। उसे मुक्ति मार्ग का बाधक कहा गया है। पुरुषों को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर पथभ्रष्ट कर देती थी। आज के युग में नारी को ऐसा मानना स्वार्थ अनुचित होगा, क्योंकि वह पुरुषों की साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने को तत्पर रहती हैं, है ना। लेकिन आज भी कुछ ऐसी नारी हैं जो अगर मिल गई तो पुरुषों को नाश होना ही है ना। अतुल सुभाष की सब किसी ने देखा होगा, पढ़ा होगा, है ना। उसका जो सुसाइड नोट था, सब यूट्यूब पर सर्च करना, अतुल सुभाष, आपको सब मिल जाएगा, है ना। तो आज भी वो समाज में कोई स्त्रियां हैं, लेकिन कुछ स्त्रियां या कुछ पुरुषों के बल पर सारे स्त्री या सारे पुरुष को समाज में हम लोग नहीं गिरा सकते हैं, बदनाम नहीं कर सकते हैं कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। जो बुद्ध थे उनका ही न चेला आनंद था, लेकिन बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था। उन्होंने ही ना कहा था आनंद से कि जो मेरा धर्म 5000 वर्षों तक चलने वाला था, परंतु नारियों को भिक्षुणी बनाने के कारण अब यह 500 वर्ष तक ही चलेगा, है ना। इन्होंने पहले तो आज़ादी दे दिया था कि ठीक है भिक्षुणी बन सकते हैं, आप भी समाज के लिए, बौद्ध धर्म के लिए निकल सकती हैं, आप भी सन्यासी हो सकती हैं। लेकिन जब उन्होंने दे दिया उसके बाद अपने चेला आनंद से कहते हैं कि हमने तो दे दिया, लेकिन जो धर्म हमारे 500 बरिस चलने वाला था, अब वो सिर्फ 5000 बरिस चलने वाला था, अब 500 बरिस ही चलेगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कह रहा है बनाड शॉ का नारी के संबंध में क्या विचार था। जो बनाड शॉ था, इसका जो नारी स्त्री लोग हैं उनके बारे में, उनके संबंध में इसका विचार क्या था। तो देखो उत्तर देखो, इसका विचार क्या था। बनाड शॉ ने नारी को अहिरिन माना है, क्या माना है, अहिरिन माना है, और नर को अहिरा माना है ना। नर को हमेशा नारियों से बचकर रहना चाहिए, है ना। और बोला कि जो भी नर हैं, जो भी पुरुष जात हैं, उनको स्त्री जात से, स्त्री से बच के रहना चाहिए। वहीं बनाड शॉ ने नर को जो है अहिर और नारी को जो है अहिरिन माना है ना। और सही बात है, बच के रहना भी चाहिए, है ना। काहे कि देख रहे हो डिस्ट्रैक्शन के समय में सबसे बड़ी अगर बर्बादी का कोई चीज़ है तो वो लड़की है ना, है कि ना।
अगर लड़की है तो उससे काहे हम लोग लगेंगे। यानी कि इस समय में बर्नार्ड शॉ जो है उसका संबंध एकदम सत्य है, उसका बात कहना एकदम जायज़ है ना। अगर कोई लड़की तुमसे सच्चा प्यार करती है तो तुम बेवकूफ़ हो, वो 10 को से सच्चा प्यार करती होगी, है ना। बात सही है कि ना, एकदम करती होगी। काहे कि जो लड़की अपने माँ बाप को धोखा दे सकती हैं, उनको धोखा देकर तुमसे बात कर सकती हैं, तो तुमको भी धोखा देकर किसी और से बात कर ही सकती हैं, है ना। यानी कि बर्नार्ड शॉ का कहना अभी के लिए एकदम सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुरुषों में नारी के गुण, पुरुषों में नारी के गुण और नारी में पुरुषों का गुण होना चाहिए या नहीं। एकदम होना चाहिए, है ना। भले भाई साहब प्रेमचंद्र जी कुछ और कह गए, उस वक्त पगला के लिख दिए होंगे, है ना, वो अलग बात है। काहे कि अगर दोनों में एक दूसरे का गुण होगा तो समाज आगे बढ़ेगा, है कि नहीं। चलिए उत्तर क्या होगा, दोनों में दोनों के गुण होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। इसे किसी भी परिस्थिति में दोष मानना उचित नहीं है कि नहीं। इसे किसी भी परिस्थिति में दोष मानना उचित नहीं है। अगर इसमें और चाहो तो ये भी ऐड कर सकते हो कि अगर ये दोनों के अंदर एक दूसरे का गुण होगा तो हमारे समाज और आगे बढ़ेगा और प्रगति करेगा और हम लोग और ऊंचाई पे जाएंगे, है ना। अगर अपना मन से जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रेमचंद्र रविंद्रनाथ प्रसाद के नारी विषयक चिंतन से दिनकर क्यों संतुष्ट नहीं है। जो दिनकर सिंह है, इन्होंने इन प्रेमचंद्र और रविंद्रनाथ प्रसाद जो है, इन दोनों की बातों से आखिर में दिनकर साहब क्यों खुश नहीं है। सही बात है, खुश क्यों नहीं है। काहे कि ये दोनों ने नारियों को एक वस्तु की तरह देखा है लोग, है ना, एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा है लोग। इसी बात से ये भाई साहब नाराज है कि नहीं। देखो, दिनकर नर नारी को एक दूसरे का पूरक मानते थे, जबकि प्रेमचंद्र जो है और रविंद्रनाथ नारी को सिर्फ कोमलांगी मानते थे, है ना। सिर्फ यानी कि यूज के समान, इंटरटेनमेंट के लिए वे उन्हें कमजोर समझते थे, जबकि दिनकर उन्हें कमजोर मानते थे, है ना। दिनकर जी कहते थे नारी कमजोर है नहीं, हमारे समाज में कमजोर उनको बनाया जा रहा है कि नहीं। कमजोर नहीं बलजोड़ मानते थे, है ना, कि नारी कम नहीं है एकदम, वो भी हमारे साथ अगर उसे मौका दिया जाए तो वो भी कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्या कर रहा है, जो पुरुष का कर्म क्षेत्र है वह नारी का भी है, कैसे, है ना। जो पुरुष का कर्म क्षेत्र है वह नारी का भी है, कैसे है। देखिए सही बात है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए दोनों की जरूरत पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो औरत हो वो सिर्फ खाने ही बनाएगी, घर में भी ही रहेगी। अगर उसके पास योग्यता है तो वो भी पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिला के चल सकती है। इसका उत्तर देखो क्या होता है। आज के जीवन में स्त्री पुरुष, जो स्त्री है या पुरुष है, दोनों ही समान है। आज जो काम पुरुष करता है वह स्त्री भी कर रही है। हर एक क्षेत्र में स्त्रियां पुरुषों का साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, अतः दोनों का कर्म क्षेत्र एक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी जौन भी लड़की को फ्रीडम मिला है वो अगर अच्छा करनी चाहिए है तो की है, और आज वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है ना। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। क्या है, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, कैसे, है कि नहीं। जैसे हर एक धर्म में, खासकर हमारे मुस्लिम धर्म में, हिंदू धर्म में ये बात बताया जाता है कि हर इंसान मिट्टी के बना हुआ है, एक ही ढांचा से तैयार किया गया है और एक दिन सबको मिट्टी में मिल जाना है ना। वही नारी और नर यानी कि जो भी औरत है या जो भी मर्द है एक ही द्रव्य यानी कि मिट्टी से बनाए हुए हैं, ठीक है। आखिर में कैसे, इसको बताइए। इसका उत्तर देखिए, आरंभिक जीवन में नर और नारी, है ना, आरंभिक जीवन में नर और नारी दोनों समान थे। यानी कि जब इंसान पैदा हुआ, यानी कि जब आदि मानव था, उस समय नर हो या नारी हो, पुरुष हो या स्त्री हो, एकदम समान थे। काहे समान थे, काहे कि साथ ही शिकार खेलते थे, साथ ही जानवरों से सामना करते थे, साथ ही रहते थे, उनमें कोई भेदभाव नहीं था। वही ना, आरंभिक जीवन में नर और नारी दोनों समान थे, हर काम में दोनों की सामना भागीदारी होती थी, है ना, समान भागीदारी होती थी। सिर्फ
रूप में दोनों भिन्न थे, शरीर संरचना तो समान तत्व से ही हुआ था, वे तो एक ही द्रव्य से बने दो प्रतिमाएं जैसे हैं। आज भी दोनों में समानता होनी चाहिए। जैसे कि उस समय जब ये दुनिया बनाई गई थी, है ना, उसके बाद जब आदि मानव लोग हुआ तो उन लोगों में जो भी चीज था सब के सब सेम ही था, उनका ढांचा थोड़ा सा अलग हो गया था, है ना। बाकी शिकार करने से लेकर हर चीज जो करते थे सेम करते थे, समान करते थे, एक साथ रहते थे, अपने कंधे से कंधे मिलाकर चलते थे, है ना। आज भी हमारे समाज में एक औरत को, एक लड़की को, एक मर्दाना के साथ, एक लड़का के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने की इजाज़त दी जानी चाहिए, ताकि हमारा जो देश है, जो हमारी दुनिया है, वो आगे बढ़े, है ना। चलिए, हम लोगों का यहाँ चैप्टर होता है ख़त्म, यानी कि हिंदी का हम लोग 4 गो चैप्टर जो हैं ख़त्म किए लोग, है ना। 4 गो चैप्टर क्या किए लोग, ख़त्म किए लोग। अब जिनको भी नोट्स लेना होगा, हम बार बार बताते हैं ना, 25 5 बढ़िया से लिखा हो, 94 725 और 36 152 इस नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं, या टेलीग्राम वगैरह पर भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। व्हाट्सएप हो या टेलीग्राम हो, उससे आप लोग जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया होगा, है ना। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए, अब एक बात बताइए, होली आने वाला है ना, होली। अब ये भाई साहब होली है तो हम लोगों को छुट्टी चाहिए, तो हम लोगों को 13, 14, 15 ये 3 दिन तो हर हाल में छुट्टी रहेगा, और 16 भी रहेगा, काहे कि 16 को संडे पड़ जा रहा है। तो अब हम लोग मिलेंगे लोग कब, तो हम लोग मिलेंगे लोग फिर मंडे को, है ना, और मंडे से हम लोगों का फिर क्लास स्टार्ट होगा, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक। एक बात और हम बात बताना चाहते हैं, वो आप लोग ध्यान में थोड़ा डाल लो, आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो हम लोग मिलेंगे मंडे से, जैसे कि क्लास चलता है वैसा ही चलेगा, इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है ना। जब हिंदी के टाइम में, है ना, छुट्टियां होगी तो हिंदी के टाइम में दिया जाएगा, जब इंग्लिश के टाइम में छुट्टियां होगी तो इंग्लिश के टाइम में दिया जाएगा, है ना। तो कभी कभी हो सकता है किसी वीक हम लोग हिंदी को स्किप करेंगे, किसी वीक हम लोग इंग्लिश को स्किप करेंगे, है ना। चलिए, एक बात हम बताना चाहेंगे, देखिए, जो हम लोगों का हिंदी है और इंग्लिश है, ठीक है, जो हिंदी है इंग्लिश है, 100 नंबर का है, सबको पता है। इसका हम लोगों ने प्ले लिस्ट बनाया, है ना, प्ले लिस्ट बनाया, और उसी प्ले लिस्ट में सारे के सारे बुक का होगा, है ना, और एक स्पेशल ग्रामर का और व्याकरण का, है ना, व्याकरण का प्ले लिस्ट होगा, है ना। तो ग्रामर का अलग प्ले लिस्ट होगा, व्याकरण का अलग होगा, हिंदी का अलग होगा, इंग्लिश का अलग होगा। और इसमें स्पेशलिस्ट जो है हम लोग उसी हिसाब से चलेंगे, जैसे 3 दिन में इंग्लिश खत्म हो जाती है, हिंदी खत्म हो जाता है, 2 दिन कभी 3 दिन में इंग्लिश खत्म हो जाती है, इसी हिसाब से जो लोग, जो स्टूडेंट, जो बच्चे अगर इस बेस पे चल रहे हैं जैसे हम चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम हो या दुनिया का कोई टीचर हो, अगर वीडियो अपलोड करे तो नहीं देखना है, हम बता रहे हैं आपको, मेरी बात समझने की कोशिश करो। जो इतना करेगा उसको यहाँ पे हिंदी इंग्लिश को और कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, काहे कि जैसे हम ही और प्ले लिस्ट बनाए हैं, है ना, प्ले लिस्ट बनाए हैं। अब इस प्ले लिस्ट में हम क्या कर रहे हैं, किसी किसी की मांग होती है, चाहत होती है। अब कोई कह रहा है कि समरी जो है ना, हम रखो स्पेशल समरी दे दीजिए, कौनो कह रहा है क्वेश्चन आंसर स्पेशल एगो वीडियो में दीजिए, कौनो कह रहा है ऑब्जेक्टिव हमको अलग वीडियो में दीजिए, है ना। अब देखिए, अब हम तो बनाए हैं, मेरे भी कुछ पैसा आता है इससे, है ना, व्यूज जितने जाएगा उतने हमको भी पैसा मिलेगा। हम तो फ्री एजुकेशन चला रहे हैं, कहीं भी किसी भी तरीके से 1 रुपया हम किसी से चार्ज नहीं कर रहे हैं, और जो चार्ज करता है वो भी ये सारा काम करता है, हम भी कर रहे हैं, है ना। और ये बात कड़वी है लेकिन सच है। जो प्ले लिस्ट बनाए हैं उस प्ले लिस्ट में हम क्या करेंगे, समरी डालेंगे, क्वेश्चन आंसर डालेंगे, ऑब्जेक्टिव डालेंगे, और इससे ऊपरवा जौन हम वो एक्सप्लेनेशन करा रहे हैं वही एक्सप्लेनेशन इस एक्सप्लेनेशन जो है इसमें भी डाल देंगे।
तो अगर एक चैप्टर में हम कम से कम इसमें 6 से 7 वीडियो बनाएंगे और 7 वीडियो में एक चैप्टर खत्म करेंगे और कभी भी इसमें डाल देंगे, है ना, इसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ये जो हम लोगों का बैच है, ये बैच ऐसा ही चलेगा। और हमें आप लोगों से भी गुजारिश है कि हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड अगर आप लोगों को हम इसके अलावा ये दें तो आप लोग अपना टाइम बर्बाद मत करना देखकर। समझ रहे हो मेरी बात? अगर किसी के पास एक्स्ट्रा टाइम है, अगर आ गया तो चलो समरी देख लेते हैं, लेकिन स्पेशली टाइम निकाल कर इस वीडियो को नहीं देखना है। आपको देखना है, अगर आप बैच के साथ चल रहे हैं, सिर्फ इतना ही देखना है। अगर इतना से हमें 200 नंबर कवर हो जा रहा है, पूरा नंबर हमें मिल जा रहा है, तो हम काहे अपना टाइम बर्बाद करेंगे, है कि नहीं? वही बात हम कह रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में इसे नहीं देखना है, हमें जो भी देखना है यही देखना है, ठीक है। अगर जो लड़का यहाँ पे आ रहा है तो उनका अपना चॉइस है, कोई स्पेशलिस्ट समरी देखने के लिए आया, उसको अगर पसंद पड़ गया तो अलग बात है, वो सारे प्लेलिस्ट देखेगा। लेकिन ये जो प्लेलिस्ट होगा नीचे होगा और इस पे ध्यान आप लोगों को नहीं देना है, काहे अपना टाइम बर्बाद करेंगे, है ना। अगर हमारे व्यू के चक्कर में आप लोग अपना टाइम बर्बाद करें तो आप लोगों का टाइम बर्बाद होगा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा बेवकूफ़ी होगा कि हम अपने स्टूडेंट के कीमती टाइम खुद बर्बाद कराना चाहते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि इसको हम बता ही देते हैं ताकि वो लोग ना देखें, अपना टाइम बचाए अदर सब्जेक्ट में दे, है ना। चलिए कोई बात नहीं, ये बात आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, काहे कि हम ये सारे भी करेंगे, ऐसा बात नहीं है। अब जैसे 10 मिनट में समरी हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर पर 20 मिनट में हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव जो है 20-25 मिनट में हो जाएगा, है ना। तो किसी स्टूडेंट का स्पेशल चॉइस होता है और सर्च करता है लोग कि हमको सिर्फ ऑब्जेक्टिव चाहिए, किसी को समरी चाहिए, किसी को क्वेश्चन आंसर चाहिए, किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो ये भी चीज़ होगी, वो चीज़ भी होगी। तो ये जो देख रहा है उसके लिए हम तो यही कहेंगे कि भाई मेरे, किसी भी परिस्थिति में वो नहीं देखना है, सिर्फ यही देखना है। और जो वो देख रहा है अगर वो यहाँ आके देखे तो अलग बात है। और एक बात और कहेंगे कि जितना जल्द हो सके, जितना ज़्यादा हो सके अपने सारे दोस्तों के पास शेयर करो। और कोई भी डाउट होता, हम बोलते हैं ना, हम 24 घंटा आई एम विथ यू, और आप लोग कभी भी डाउट अपना पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार की डाउट हो, अपना लाइफ प्रॉब्लम की डाउट भी आप शेयर कर सकते हो एक बड़े भाई के नाते। हम भी अपने बड़े भाई से, अपने दोस्तों से शेयर करते हैं, यार देखना ऐसा हो गया वैसा हो गया, है ना। तो शायद संतुष्टि मिलती है। पढ़ाई से रिलेटेड कोई दिक्कत होता है फिर भी किया जाना चाहिए, है ना। पहले आप लोग ISC करो, ICOM करो, IA करो, लेकिन बढ़िया से करो। सब कोई मिडिल फैमिली से है, सबके माता पिता क्या करते हैं सबको पता है ना। तो ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं, अपने अमीर दोस्तों के साथ में 24 घंटा रहने की ज़रूरत नहीं है। उनके माता पिता जो हैं उनके लिए तो कुछ कर गए हैं, लेकिन हमें खुद से करना है ना, है ना। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई तो यहाँ पे नोट करना, जो हम कितना हूँ वीडियो डाले अलग बात है, लेकिन जो स्पेशलिस्ट प्लेलिस्ट ये देख रहा है 3-3 वाला वीक वाला, 3 दिन इंग्लिश 3 दिन हिंदी, उसको बाकी और कोई भी हिंदी इंग्लिश का वीडियो कहीं नहीं देखना है, काहे ना हम डाले या दूसरा डाले, ठीक है। और जो नहीं देख रहा हो, जिनको स्पेशल समरी चाहिए, जिनको कुछ क्वेश्चन आंसर चाहिए, जिसको ऑब्जेक्टिव चाहिए स्पेशलिस्ट, वो देखे अपना, है ना। चलिए, कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो हम बोले है ना कि आई एम विथ यू 7/24 आवर्स। चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं अब फिर अगला मंडे को, है ना। तब तक के लिए, और अगला मंडे को तो मिलेंगे। अब जैसे मेरे पास टाइम कुछ है, अब हम क्या करेंगे, इसी में से बना के 5 को डाल देंगे, है कहाँ। तो आप लोग मत देखना, जिसको देखना होगा वो देखेगा, है ना। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगला मंडे को, तब तक के लिए जय हिंद।